दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आरपीए एकेडमी में। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने कभी भी अकाउंट्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड कभी भी कोई काम करने जा रहे हो तो आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिर चैप्टर है किसके बारे में? ये है आपके फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखेंगे कि भाई बैलेंस शीट बनती कैसे है। हम और क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसे बन रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आज हम यहाँ पर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर कब बनते हैं, तो मेजरली आपके ईयर एंड में बनते हैं। तो आप अकाउंटिंग पीरियड जब आपका खत्म हो रहा होता है तब इसे बनाते हो, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि जो ट्रांजेक्शन्स आपके हो रहे हैं इनको आप रिकॉर्ड करते हो थ्रू आउट द ईयर फॉर अ क्रिटिकल पर्पस। तो यहाँ पर आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे एट द एंड। अगर बात करें यहाँ पर ये जो फाइनल अकाउंट्स है इनमें आपका क्या क्या आता है, तो इसमें देखो आपका एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, एक आपका बैलेंस शीट आता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कंपनीज को बोला जाता है, मैंडेटरी है कि उनको कैश फ्लो बनाना होता है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हम हमारे दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर उसको नहीं पढ़ने वाले। हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एंड हमारा बैलेंस शीट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के थ्रू कि क्या कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस, और अगर किया तो क्यों किया, कितना किया। बैलेंस शीट में आपको क्या पता चलता है कि भाई कंपनी जो है इसके पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो आखिर ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं हमारे बिजनेसेस की। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको केवल और केवल यहाँ पर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के काम नहीं आती, लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती हैं स्टेक होल्डर्स को, जैसे कि ओनर्स को, यहाँ पर आपके शेयर होल्डर्स को, बैंक्स को एंड लेंडर्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, इन्वेस्टर्स को और ऑडिटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली इस तरह से स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहते हैं ये भी पता होना चाहिए। जो भी आपके ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैं, आपके बैंक्स एंड लेंडर्स हो गए जो आपको पैसा दे रहे हैं, बैंक्स का मतलब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गए, इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स, और रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आ जाती है। अब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें हमारे ट्रायल बैलेंस की, तो हमने क्या देखा था कि पहले हम जनरल बनाते हैं, जनरल से हम लेजर की तरफ जाते हैं, और लेजर से हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्लोज हो जाते हैं, और हम यहाँ पर जो हमारी अमाउंट्स हैं, बैलेंसेस हैं, उन्हें हमारे ट्रायल बैलेंस तक ले जाते हैं। अब रोल क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, कि भाई यहाँ पर हम इन्हीं के थ्रू हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इसी के थ्रू हमारी बैलेंस शीट या फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर एरर्स हैं, तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में समझाया था ना कि एरर्स हमारे पास किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो वो भी हमें पता चलते हैं, और बैलेंस शीट के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें हमारी अरिथमेटिकल एरर्स पता चलती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें भी देखेंगे कि ऑल्दो हमारी क्लैरिकल एरर्स कम हो गई हैं, बट कुछ ना कुछ एरर्स हो सकती हैं, जैसे टाइपिंग के टाइम पर कोई गलती हो गई। तो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स जो होते हैं स्टिल ट्रायल बैलेंस को जरूर देखते हैं, ताकि यहाँ पर उन्हें पता चल पाए कि जनरल लेजर बैलेंस हमारा कितना था एडजस्टमेंट से पहले, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना था, और यहाँ पर प्रपोज्ड एडजस्टमेंट्स हमारी क्या क्या हुई हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती है, ये यहाँ पर एक वर्किंग टूल की तरह काम कर रही है, जहां पर हम ये देखते हैं कि भाई टोटल डेबिट्स हमारे टोटल क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। यही समझाया था मैंने लास्ट टाइम भी। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पर ट्रायल बैलेंस होते हैं, एक होता है अनएडजस्टेड और एक होता है एडजस्टेड। अनएडजस्टेड जहां पर हमने अभी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किए, एडजस्टेड जहां पर हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर दी हैं। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप देखोगे, ठीक है, सभी में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, वो क्या होती है?
वो ये है कि यहाँ पर हमारे ये आपके जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बनाए जाते हैं और ये वेरियस लेजर अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो अकाउंट्स हैं, राइट, यहाँ पर ये वेरियस लेजर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि अब यहाँ पर आपके पास में अलग अलग तरह के डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पास हो रही हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास में ये एक ट्रू और फेयर वैल्यू प्रेजेंट करें, इसी के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि कुछ हम ऐसी एंट्रीज बनाएं जो कि यहाँ पर हमारी इन बैलेंसेस को सही से दिखाएं। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने रेंट जो है वो बिफोर हैंड पे कर दिया। अगर रेंट आपने यहाँ पर मान लो मार्च 2025 में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च को, आपने फरवरी में या जनवरी में यहाँ पर जनवरी 2025 में दिसंबर 2025 तक का पूरा रेंट पे कर दिया, तो अब यहाँ पर आपके केवल 3 महीने तो कवर हुए, रेस्ट जो यहाँ पर 9 महीने आपके बच गए उसका तो अकाउंट आपने रेंट ज्यादा पे कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। मान लो यहाँ पर हमने प्रीपेड या फिर यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस किए या फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स बचते हैं। अब मैं जब आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट समझा रही थी, रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट समझा रही थी, तो मैंने रियल और पर्सनल अकाउंट्स के टाइम पर आपको एक चीज याद दिलाई थी। क्या बोला था मैंने बोला था कि पर्सनल अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स हैं आपके पास। एक अकाउंट कौन से थे आपके, एक थे यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन, एक था नेचुरल पर्सन, और एक और एक्स्ट्रा अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था या इधर आपको, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स आपके कौन से होते हैं और अलग अलग तरह के अकाउंट्स आपके कौन से रहते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं अकाउंट्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल अकाउंट्स के हिसाब से आते हैं, इसीलिए जो डेबिट क्रेडिट रूल्स आपके चलेंगे वो भी अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। याद रखोगे ये वाली बात आपको। तो यहाँ पर आपके पास में इसी तरीके से क्या हो गया, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल में आपके पास में इंडिविजुअल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक नेचुरल पर्सन बेसिकली, और तीसरा आपके पास होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब हम देखते हैं, जैसे आपका रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया। अब देखो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि अगर हमारा रेंट जो है वो हमने रेगुलरली पे किया था थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो रेंट है मार्च का वो हमारा अप्रैल में हमने पे करना है। जैसे 31 मार्च तक का रेंट आपको 1 अप्रैल को पे करना है, तो ऐसी सिचुएशन में पेएबल हो जाएगा, है ना। अभी आपने पे नहीं किया तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रेंट पेएबल अकाउंट बनाएंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर रेंट पेड अकाउंट जो है उसमें पूरे साल का रेंट तो शो नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या करेंगे, हम एक रेंट पेएबल अकाउंट बनाएंगे जिसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट पेएबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सभी एक्सपेंसेस जो है वो आपके करेक्ट पीरियड में मैच करेंगे और जो लायबिलिटी है आपके ऊपर वो भी यहाँ पर आप दिखा पाओगे। कैसे दिखा रहे हो, आपका रेंट पेएबल अकाउंट जो है ये एक लायबिलिटी आपके लिए बन गया। तो यहाँ पर अक्रूअल बेसिस जो है अकाउंटिंग का उसे हम फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फर्स्ट और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आगे समझ में, अगर मान लो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली क्या था, आपको यहाँ पर मान लो कि रेंट आपने पहले पे कर दिया। अगर रेंट आपने पहले पे कर दिया होता तो आप क्या करते, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर प्रीपेड अकाउंट जो था उसको तो डेबिट कर देते, है ना, और रेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी होती हैं। तो ये जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं इसमें कोई भी एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नेचर कैसी हो सकती है यहाँ पर, तो एक एडजस्टिंग एंट्री जो है वो आपका 1 बैलेंस शीट अकाउंट रखेगी, जैसे प्रीपेड रेंट, रेंट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बनेगा, जैसे रेंट एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपका बन जाता है यहाँ पर बैलेंस शीट अकाउंट।
चलो अब ये एडजस्टमेंट हमारे डेप्रिसिएशन भी लेकर चल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी लेकर चल सकते हैं और अक्रूअल्स एंड डेफरल्स भी लेकर चल सकते हैं। जैसे डेफरल्स क्या होते हैं कि हमने कोई पेमेंट बाद में करनी है, अभी नहीं करनी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती हैं, एक्सपेंस आपका इनकर हुआ लेकिन यहाँ पर आपने पे नहीं किया, तो जैसे कि यहाँ पर सैलरी आपकी जो मार्च की है वो अप्रैल में पे की जाएगी, 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे और सैलरी पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, जैसे रेंट वाला आपका था, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में गिवर कौन है, सैलरी पेएबल अकाउंट है, ये एक तरीके की लाइबिलिटी है, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर यहाँ पर एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड है, तो मैंने जैसे बताया था प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवांस को एक एसेट दिखा रहे हैं, मतलब हमने जब एडवांस दिया तो हमारे लिए वो एसेट है। अगर हमें कोई पैसा एडवांस में दे गया और हमने सर्विस या गुड्स उसे बाद में दी तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। यहाँ हमने रेंट एडवांस में पे किया तो ये हमारे लिए एक एसेट बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इनकम्स अक्रूड लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई हैं, तो ये आपके लिए क्या बन जाती है, अक्रूड इनकम्स, कि भाई यहाँ पर हमने गुड्स बेच दी थी लेकिन पैसा अभी नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था जो रिसीवेबल्स और पेएबल्स होते हैं, रिसीवेबल्स हमारे लिए एसेट होते हैं और पेएबल्स हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम जो है ये हमारे लिए क्या है, इनकम जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है ना, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ में, तो इंटरेस्ट हमारा एफडी पर अक्रूड हुआ है टिल मार्च लेकिन रिसीव होगा ऑन मैच्योरिटी, तो रिसीवेबल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में मिली तो हमारे लिए क्या हो गई, हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गई, राइट। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर आपके लिए अच्छा, ये इनकम आपकी रेंट इनकम है, इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, सेम ही बात हो गई। तो रेंट आपका जो होगा वो आप एडवांस रेंट रिसीव्ड में डाल दोगे, आपके लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट करोगे इसको, और रेंट रिसीव्ड जो है आपके लिए एसेट होगा तो इसे आप यहाँ पर डेबिट कर दोगे। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके लिए जरूरी है गोल्डन रूल्स याद रखना, और गोल्डन रूल्स याद करने के मैंने आपको तरीके बता रखे हैं कि हमारे पास एक रियल अकाउंट होता है, एक यहाँ पर पर्सनल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में हम क्या लेकर चलते हैं, रियल अकाउंट में हम हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लेकर चलते हैं। पर्सनल अकाउंट के पास में हमारे नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास में डेबिट के लिए हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं और क्रेडिट के लिए हमारी इनकम रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन में, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ लेते हैं। तो मान लो एक कंपनी है जिसने यहाँ पर बैंक से अमाउंट बोरो करी है, ठीक है, कब की है, मार्च 1, 2022 में करी है। अकाउंटिंग ईयर आपका बंद हो रहा है मार्च 31, 2022 में, और पहली इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपको जून 1, 2022 में हुई है। ठीक है, ड्यू है, आपको करनी है। बेसिकली क्या है, कंपनी ने बोरो किया 1 मार्च को और यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, पेमेंट की जा रही है जून 1 में। तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का आपके ऊपर रेंट ड्यू हो गया। जब आपके पास 3 महीने का रेंट ड्यू हुआ, इसमें से 2 महीने तो आपके न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में जाएंगे, है ना, और एक यहाँ पर आपका किस में जाएगा, एक आपका पुराने वाले में जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों को हम नेक्स्ट ईयर के लिए रिकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर मार्च 31 वाली हमारे फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल 1 महीने का रेंट हमारा दिखाएंगे, इंटरेस्ट, सॉरी, ये हमारा ड्यू है। तो क्या करोगे अब आप ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पेमेंट आपकी नहीं हुई है लेकिन इंटरेस्ट आपके ऊपर अक्रूड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो अपना रिकॉर्ड कर नहीं सकते, ठीक है, और लायबिलिटी अगर हमने यहाँ पर दिखाई नहीं है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ओवरस्टेट करेगा प्रॉफिट को, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस तो अभी बचा हुआ है, और बैलेंस शीट जो है वो अंडरस्टेट कर देगी लायबिलिटीज को, तो हम हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे।
तो कैसे होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और इंटरेस्ट पेएबल जो आपके लिए एक लाइबिलिटी है इसे आप यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम मैच हो जाएगी ऑफ द सेम पीरियड। आगे समझ में? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ख्याल रख रहे हैं कि हमारी कितनी इंटरेस्ट इनकम है और कितना हमारे ऊपर लायबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ पर सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास में जो नया अकाउंट बन रहा है ना, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट एक हमारे लिए लायबिलिटी हो गया और इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रिपरेशन अगर हमें करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारे ट्रायल बैलेंस से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हमने, जनरल लेजर, लेजर से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करा ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाए, कोई एरर्स है तो वो हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद में जितनी भी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉन कैश आइटम्स आएंगे। मैंने बताया था कि जब डेप्रिसिएशन करते हैं तो किसी को पैसा थोड़ी हाथ में देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जब नॉन कैश एक्सपेंस है तो क्या उसे हम मेंशन नहीं करते, डेफिनेटली मेंशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन हमने अलग से प्रोविजन बनाकर रखा है, उसको भी हम लेकर चलते हैं, ऑल्दो हमें पता है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रू और फेयर व्यू देना होगा। तो एंट्रीज अगर हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं तो कैसे बनती हैं, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पर अपनी वैल्यू ओवर द टाइम लूज करते हैं। मैंने पूरा डेप्रिसिएशन पर एक लेक्चर ले रखा है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर हमारा अगर अकाउंट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा दिखेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारी मिसलीड करेंगी। इसीलिए हम या तो प्रोविजन बना लेते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारा कॉस्ट है एसेट का उसमें से डेप्रिसिएशन को कम कर देते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक साइबर कैफे ओनर थे जिन्होंने 10 लाख रुपए के कंप्यूटर खरीदे, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं इनके पास फिक्स एसेट 10 लाख रुपए के थे। अब 2 लाख का सरप्लस यहाँ पर ये हर साल अर्न कर रहे थे फॉर 4 इयर्स, तो 8 लाख रुपए इनको एफडी के थ्रू मिल गए। 4 साल के बाद में जो कंप्यूटर्स थे वो आउटडेटेड हो गए, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ केवल यहाँ पर इनकी यूजफुल लाइफ 4 साल थी, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लेस करना था इनको, तो ओल्ड सिस्टम की जो वैल्यू बची वो यहाँ पर केवल 2 लाख रुपए बची। 2 लाख रुपए क्या हो गया, यहाँ पर आपका स्क्रैप वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में डेप्रिसिएशन हमने इग्नोर कर दिया और इसी वजह से हमारे पास फंड्स की कमी हो गई। तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो और जो हमारे एसेट की वैल्यू है उसको भी कम कर दो। जैसे कंप्यूटर्स कितने के थे आपके, कंप्यूटर्स थे आपके 10 लाख रुपए के, है ना। तो 10 लाख रुपए में से अब हर साल आपका कुछ अमाउंट जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 साल का शेल्फ लाइफ मान लो, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो 2 लाख रुपए आपके हर साल कम हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाओगे, ठीक है, और 10 लाख रुपए आपकी जो वैल्यू थी उसमें से इसे क्रेडिट कर दोगे। तो अगले साल एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख रुपए होगी। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो एक बार डेप्रिसिएशन का चैप्टर देख लेना, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलेस और न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से करा रखे हैं। इन द बैलेंस शीट हमें ओरिजिनल कॉस्ट दिखानी होती है एसेट की, जिसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो 2 लाख हमने माइनस कर दिया 10 लाख में से और नेट बुक वैल्यू दिखा दी, राइट। टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या क्या होती हैं, अगर हमारे पास में टेंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन का टर्म यूज करते हैं, और इनटेंजिबल एसेट है जैसे हमारा सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स लेकर चलेंगे और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम अमोर्टाइजेशन लिखते हैं, ठीक है। अब ये गवर्न कैसे होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हम यूज करते हैं पीपीई के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यूज करते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 यूज करते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का देखना है तो हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर आपको वीडियो चैनल पर भी मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें पता होगी ही, ठीक है। अब एंट्रीज हमारी क्या बनती है, जब हमारा स्टॉक क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च को यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या थी, राइट। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि फिजिकल स्टॉक हमारा जो कि अनसोल्ड रहा ईयर एंड में, ईयर एंड कब है 31 मार्च को है, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम ऑटोमेटिकली, रेदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको लेजर्स में ड्यूरिंग परचेज और सेल्स जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 2000 रुपीज है, ठीक है। तो हमारा कैश कम हो गया, इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई। सेल किया हमने मान लो 5000 रुपए की गुड्स को, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक अकाउंट जो है वो हमने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करी। यहाँ क्या हमने कोई स्टॉक अकाउंट में एंट्री करी नहीं की, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा कितना दिखाएगा, जितना हमने परचेज किया हुआ था। तो वो अनलेस यहाँ पर हमारा अनचेंज रहेगा, अनलेस कि हम इसको मैनुअली चेंज कर रहे हैं। तो अब हमें हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सेल्स आपकी कितनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बचपन में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लेते हैं, गुड्स सोल्ड लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या करोगे, परचेजेस आपने कितनी की हैं वो आप देखोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इनका डिफरेंस लोगे और यहाँ पर आपके कितने एक्सपेंसेस हो चुके। तो इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा, जिसमें से आप सेल्स को माइनस कर देते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हमें वैल्यू करना पड़ेगा और हम इसे मैनुअली एंटर करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, कॉस्ट और यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम यहाँ पर अपनी बुक वैल्यू में शो करते हैं, अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ओवर स्टेटमेंट से बचा लेती है प्रॉफिट के। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, फीफो होता है, लीफो होता है और वेटेड एवरेज होता है। एक बार और समझा देती हूँ। फीफो में क्या होगा, फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो यहाँ पर मैंने 10 पेन खरीदे, 1 जनवरी को मैंने 10 पेन खरीदे 5 रुपए के, 20 पेन खरीदे यहाँ पर 3 रुपए के और 40 पेन मैंने खरीदे यहाँ पर 6 रुपए के, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, टोटल वैल्यू इनकी देख लूंगी कि टोटल वैल्यू इनकी कितनी आ रही है, ठीक। अब ये हो गई मेरे पास यहाँ पर टोटल वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, मान लो मुझे यहाँ पर अब एक ऑर्डर मिलता है कि मुझे 25 पेन जो हैं वो सेल करने हैं। तो मैं कैसे करूंगी, 10 पेन बेचूंगी 5 रुपए वाले, ठीक है, और बाकी जो मुझे 15 पेन बेचने हैं वो कौन से बेचूंगी, 3 रुपए वाले बेचूंगी। तो यहाँ पर अब 15 इंटू 3 हम यहाँ पर कर लेंगे तो 45 हो गया। तो अभी हमारे पास में इतने रुपए की हमने सेल की, ठीक है। तो जो पहले आया वो पहले जाएगा। इसके बाद में लीफो में क्या होता है, लीफो जस्ट ऑपोजिट होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसे अलाउ नहीं करते। तो 25 पेन बेचने थे तो कहाँ से बेचूंगी, यहाँ पर 6 रुपए वाले जो पेन है इन्हें मैं बेच रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर 150 रुपीज के पेन बेचेंगे। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, अगर हमें प्राइस निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट में हम यहाँ पर टोटल प्राइस देख लेंगे कि भाई हमारे पास में टोटल यूनिट्स कितनी गई और टोटल प्राइस कितना है। तो इससे हम पर यूनिट प्राइस निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास कितनी यूनिट्स हो गई आपकी, यहाँ पर 5 और 3 8 हो गई, तो ये आपकी 14 यूनिट्स हो गई, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 6 और 4 10 और 5 15 350, ठीक है। तो 350 अपॉन 40 कर दूंगी मैं, तो मुझे यहाँ पर 1 यूनिट का प्राइस मिल जाएगा। तो मैं 1 यूनिट का मान लो यहाँ पर x रुपीज आया तो 25 इंटू x रुपीज पे करवाऊंगी, ठीक है। इस तरह से वैल्यूएशन करते हैं हम हमारी इन्वेंट्री का। अब आ जाओ,
तो इंड एस 2 जो है वो यहाँ पर केवल आपको फीफो और वेटेड एवरेज अलाउ करता है, लीफो अलाउ नहीं है। लीफो मत वो करना, कभी कहीं पर भी आप लीफो लिखाओ, ठीक है। चलो, एंट्रीज रिलेटिंग टू अदर आइटम्स, तो अदर आइटम्स में हम क्या करेंगे, अदर ईयर एंड एडजस्टमेंट्स देखेंगे। जैसे कि प्रोविजन हमने किया यहाँ पर बैड और डाउटफुल एसेट्स का, तो यहाँ पर एंटिसिपेटेड लॉसेस फ्रॉम नॉन रिकवरी, मुझे लग रहा है मैंने किसी को लोन दिया, अब ये पैसा वापस आने के चांसेस नहीं है, मैंने यहाँ पर अलग से प्रोविजन बनाया होगा, ठीक है। आरबीआई के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये याद कर लेना, इस बार इस पर से क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर आरबीआई की प्रोविजनिंग कितनी रहती है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्स में ना अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रोविजन से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रोविजंस आपको याद कर लेने हैं, आरबीआई के सर्क्यूलर्स में ये आपको मिल जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कैपिटल असाइड रख लिया, एंड जैसे ही हमें लगता है कि भाई यहाँ पर हमें ये पैसा नहीं आना, तो हम ये अमाउंट जितने का भी, मान लो लोन मेरा 10 लाख रुपए का था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट ऑफ कर दिए 10 लाख रुपए। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि मैंने इसे एक एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, तो राइट ऑफ कर देंगे हम। यहाँ पर हमारे जो भी प्रोविजन बनाया हमने उसके हमारे लॉसेस दिखा देते हैं, या फिर जो फिक्शियस एसेट्स हैं, जैसे हमारे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए या फिर गुडविल हमारी हुई, तो ये भी हम यहाँ पर राइट ऑफ कर रहे होते हैं। और कंटिजेंट इवेंट्स के लिए भी हमें प्रोविजन बनाना है। हमने किसी के लिए कोई बैंक गारंटी दी जैसे, ठीक है, अब बैंक ने गारंटी दी, उस इंसान ने सच में पेमेंट नहीं की, जैसे यहाँ पर ए को सामान बेचा बी ने, ठीक है। अब जब ए को सामान बेचा बी ने, तो ए के बैंक ने बोला कि अगर ए ने पेमेंट नहीं की तो फिर मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। अब ए ने सच में पेमेंट नहीं की, तो ऐसे सिचुएशन में XYZ बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। ये होते हैं कंटिजेंट इवेंट्स, जैसे कि बैंक की कोई गारंटी हो गई, कोई लॉ सूट फंस गया, तो इसके लिए भी हमें अलग से प्रोविजन बनाना पड़ता है, अलग से कैपिटल, कुछ पैसा अलग से साइड में रखना पड़ता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, तो क्लोजिंग एंट्रीज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स, इन्हें क्लोज करना होता है, और इनके जो बैलेंसेस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या मैंने बताया था, रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रियल और पर्सनल अकाउंट जो हैं वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्लोज करना पड़ता है। इस साल के इनकम इसी साल दिखाओगे, अगले साल नहीं दिखाओगे, इस साल का एक्सपेंस इसी साल दिखाओगे, अगले साल नहीं दिखाओगे, तो इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, राइट। तो इन्हें हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो है, इसमें से पैसे गए हैं आपके, मतलब यहाँ पर सैलरी आपने पे की है 3 लाख रुपए की, तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अब सैलरी अकाउंट को आपने 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया 3 लाख रुपए से। तो जो सैलरी अकाउंट है वो आपका जीरो हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपका एक्सपेंस दिखा रहा है। सैलरी क्या थी, सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो नॉर्मली हम इसको क्या करते, डेबिट कर रखा था हमने ऑलरेडी, अब हम यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे, तो इसका बैलेंस जीरो हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने एक एक्सपेंस की तरह दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपका मन है, आप बनाना चाहते हो बनाओ बिजनेस के लिए, नहीं मन है मत बनाओ, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में। तो यहाँ पर एक सबसेक्शन होता है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है, जैसे परचेजेस, वेजेस, फ्राइट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपकी जो गुड्स या सर्विसेज सोल्ड हुई हैं उससे रिलेटेड ये रहता है। हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, आपका कितना रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है आपका, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉग्स आ जाता है। अब एक एग्जांपल है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस हमने जो कैश में परचेज किया है, ठीक है, हमारे पास स्टॉक हो गया, ये कैरेज इनवर्ड हो गया कि भाई यहाँ पर हम जब इसे सामान को लेकर आए हैं तो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो कॉस्ट लगी, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना हो गया। तो कॉग्स कैसे निकालोगे,
1000 आपका यहाँ पर ओपनिंग था, ओपनिंग में से 8000 आपका क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। और फिर क्या करोगे, यहाँ पर परचेजेस जो हुई हैं 2000 रुपए की परचेजेस आपकी हो गई और कैरेज आपका यहाँ पर 500 रुपए का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कॉग्स निकाल लेते हो। अच्छा एक सेकेंड, परचेजेस आपकी 20,000 रुपए की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और 21,500 में से आप 8,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 13,500 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आपका आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने जैसे बताया पहले हम बचपन में कॉस्ट प्राइस लिखा करते थे, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस रहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें सेल्स दे रखी है इन्होंने 16,000 रुपए की, तो 16,000 रुपए में से हमारे कॉग्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, अब ये देख लेते हैं। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ये याद रखना, जैसा मैंने बताया कंपलसरी नहीं होता, काम को आसान कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस का जब हमें अकाउंट बनाना है, इसलिए हम इसे बनाते हैं। तो फॉर्मेट 1 है यहाँ पर ट्रेडिशनल की टी शेप्ड है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट आपका बनेगा, बिजनेस नेम आप लिख दोगे, जैसे यहाँ पर मान लो XYZ लिमिटेड के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, जैसे हमने 31 मार्च 2025 के लिए बनाना है, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या करोगे, आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेजेस कितनी हुई, फिर परचेज रिटर्न को माइनस कर दोगे, मतलब जो सामान आपने खरीदा और वापस कर दिया खरीदने के बाद में, उसे आपने यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर डेबिट साइड आ गई ये सारी चीजें। क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स हमने क्रेडिट कर दी। अब हमने यहाँ पर जो सामान बेचा होगा, हो सकता है उसमें से भी कुछ सामान वापस आया हो, तो रिटर्न्स को भी हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कैरेज इनवर्ड, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, कार्टेज आपका हो सकता है, यहाँ पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती हैं, वेजेस जो आपने पे करे हैं लेबर को, और कुछ और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर इन सबको निकाल लेंगे। इस सब को निकालने के बाद में हम यहाँ पर अपना क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कि भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ठीक है। अब हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इनकम को क्या करते थे नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट, और सॉरी यहाँ पर इनकम को करते थे क्रेडिट, और एक्सपेंस को क्या करते थे, एक्सपेंस को करते थे हम यहाँ पर अपना डेबिट, राइट। तो यहाँ पर हम सिमिलर चीज अपना लगाएंगे। तो अब हम अपना ग्रॉस और प्रॉफिट देख लेंगे कि हमारे पास कितना है, और यहाँ से इस चीज को निकाल कर वैल्यूज डाल देंगे। अभी एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगी। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, वर्टिकल फॉर्मेट में हम देखेंगे भाई रेवेन्यू कितना हुआ, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से माइनस कर देंगे, इतने की परचेजेस हुई, ओपनिंग स्टॉक इतना था, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना था, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस यहाँ पर आपके अदर एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉग्स, ठीक है। अब स्टॉक अकाउंट्स की बात करें तो स्टॉक अकाउंट्स क्या है आपके, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो तरह की हो सकती है, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा तो इन्वेंट्री बन जाती है, और या फिर आपका कोई फिनिश्ड गुड है तो भी रॉ मटेरियल आपका क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर कॉटन खरीदी, कॉटन खरीद कर रख ली, अब उससे कपड़ा बना रहे हो तो रॉ मटेरियल हो गया कॉटन, इन्वेंट्री बन गई। टी शर्ट बना ली, अब टी शर्ट बेचोगे तो इन्वेंट्री में रखोगे। और स्टॉक्स क्या है आपके लिए, एसेट है, और एसेट किसका हिस्सा होते हैं, एसेट्स होते हैं रियल अकाउंट का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। अब देखो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दे रखा है कि भाई ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो आपका 1000 रुपए है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर ये कब है आपका, 1 अप्रैल 2021 में, 31 मार्च 2022 में यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसके बाद में ट्रांसफर करने के बाद में 8000 रुपए था। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक में अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस है उसे ऐड कर दोगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपका कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, 9,000 रुपए आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 1,000, परचेजेस 20,000, एक्सपेंसेस 500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं, परचेसेस ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स कितनी हुई, 16,000 रुपए की, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 8,000। दोनों क्रेडिट साइड आ गए 24,000। ओपनिंग बैलेंस में आपके पास में ये सारी चीजों को ऐड कर दोगे, 24,000 का बैलेंस आ जाएगा। और बाकी कॉग्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद हो चुका होगा, उस पर से न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक, चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट्स देखते हैं। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रिपेयर हो रहा है टी फॉर्मेट में, ट्रेडिंग अकाउंट आपने यहाँ पर तैयार किया टी फॉर्मेट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को आगे ले जाकर ही बनाओगे। तो यहाँ पर अब आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आया था कि भाई कितना ग्रॉस आपका प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर आप ब्रॉट डाउन किया है, या फिर आपका हो सकता है कि ग्रॉस लॉस हो। ठीक, बाकी आपकी अदर एक्सपेंसेस लोगे, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ये क्या हैं, ये आपके ओवरहेड चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। नॉन कैश एक्सपेंस में आपका डेप्रिसिएशन आ गया, कन्वेनियंस आ गया, ऑफिस चार्जेस आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने डेबिट किया। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो अदर कोई भी इनकम है उसे हमने क्रेडिट कर दिया, कोई भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमने डेबिट किया, और जो हमारे पास में यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होता है ट्रेडिंग बैलेंस से, हम उसे यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमने डेबिट कर दिया। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है, और टोटल हमारा डेबिट का क्रेडिट के बराबर आएगा। अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो हम क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट कंबाइंड हमारा जरूरी तो है नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर चलें, तो जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज थी वो भी हमें लेकर चलनी है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स को माइनस करा, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्राइट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, जो आपके अब ये वाला कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेकर ही आए थे, ये वाला हिस्सा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला भी हम यहीं पर दिखाएंगे। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लेकर चलते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। तो ये चीज याद रख लेना। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होगा प्रीवियस ईयर से। 31 मार्च 2025 में जो हमारा ओपनिंग यहाँ पर स्टॉक था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, वही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 1 अप्रैल 2025 के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो रात तक स्टॉक था वो इसकी सुबह में भी तो सेम ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये आपका सेम रहता है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमने नेट प्रॉफिट निकाला, इसे हम कहाँ भेज रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कौन सा था, जहां से हम पैसा हमारे ओनर्स या शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें फीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज करना होता है। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्लोज हो जाते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। आगे समझ में इतना? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में भी आप लोग बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक नया अकाउंट की बात हो रही है, कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये हमें ये बताता है कि जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला, ये हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट किया। मैंने बताया कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है पैसा, कैपिटल अकाउंट जहां से हमारी ओनर्स वगैरह के लिए रहता है, ठीक है। अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो डिविडेंड यहाँ पे चले गए। यहाँ पर हमने रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ पैसा डाल दिया और टैक्सेस एडजस्टमेंट भी कर दिया, भाई कुछ टैक्सेस भी तो पे किए होंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपका कोर सेट नहीं बनता फाइनेंशियल अकाउंट का अंडर इंड AS 1, ठीक है। इंड AS 1 के अंडर ये आपका कोर सेट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंट का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दिखा रहे होते हैं। क्या दिखाएंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बात करता है कि भाई ऑपरेशनल इनकम और एक्सपेंसेस कितने हुए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बात करता है कि किस तरीके से जो नेट प्रॉफिट है उसे हमने डिवाइड करा है, लोगों को अलोकेट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दिखाता है कि हमने यहाँ पर अपने जो अलोकेट किए हैं रिसोर्सेज वो हमने हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स को कैसे किया। ये हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के साथ बंद हो जाता है, इतना ही काम था। यहाँ पर हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब हमें इस प्रॉफिट को लोगों में बांटना है। लॉस हो गया तो फिर डिविडेंड में क्या ही जाएगा। यहाँ पर आपके नॉमिनल अकाउंट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, इसके बाद क्लोज हो जाते हैं। यहाँ आप कैपिटल एडजस्टमेंट्स करते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा भेजते हो, डिविडेंड्स रखते हो। तो क्रेडिट साइड यहाँ पर आपका क्या रहता है, जो भी बैलेंसेस थे सरप्लसेस के, नेट प्रॉफिट जो आपका करंट ईयर का है, जो विड्रॉल्स आपने रिजर्व से किए हैं, और जो भी रिवर्सल हुआ, अब आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो कुछ पैसा वापस आ गया, वो सारी चीजें क्रेडिट साइड चली गई। ठीक, डेबिट साइड में क्या होगा, यूटिलाइजेशन, खर्चा कहाँ है, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में और डिबेंचर रिडेम्पशन में डाल दिया। प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड्स हमारे कुछ हो जाएंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हमें अगर पे करना है, इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स हमारी हो सकती हैं प्रीवियस ईयर की, और सरप्लस जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। तो सैंपल फॉर्मेट क्या है यहाँ पर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपका जनरल रिजर्व में गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में गया, इंटरिम डिविडेंड में गया, प्रपोज डिविडेंड की तरफ गया, एडिशनल टैक्सेस जो यहाँ पर प्रायर ईयर्स के लिए थे, और सरप्लस जो हमने बैलेंस शीट में कैरी किया। यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट हम लेकर आए थे हमारे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सरप्लस यहाँ पर जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर जो भी हमारा सरप्लस था, और एक्सेस टैक्स प्रोविजन जो हमने बना लिया था वो हमारा वापस आ गया। आगे इतना समझ। अब आ जाते हैं हमारे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में क्या आता है आपका, बैलेंस शीट में आता है आपका एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या फिर ओनर्स कैपिटल, राइट। तो एक बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्नैपशॉट है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज और कितना कैपिटल है बिजनेस में। अब हम यहाँ पर इसे कैसे समझेंगे कि कोई फोटोग्राफ हमारे सामने आ गया, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि क्या हमारे पास जितनी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, और हमारे ओनर का क्लेम यहाँ पर जितना है वो दोनों हमारे एसेट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फॉर्मेट क्या होता है आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इधर आता है लायबिलिटीज, फिर आते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज में आप कैपिटल दिखाओगे, कैपिटल क्या कि जो ओनर ने पैसा लगाया है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो आपके 1 साल से ज्यादा के लिए हैं, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, करेंट लायबिलिटीज करके भी आप डाल देते हो, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स, रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक और टोटल, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हमारा कैसे रहता है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट रहता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, नॉन करेंट एसेट्स, कैश, स्टॉक्स, रिसीवेबल्स, ठीक है। ऐसे भी होगा, कभी कभी देखने के लिए मिलेगा करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ऐसा भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इनिशियल बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2021। तो लायबिलिटीज हैं 80,000 रुपए की, एसेट्स हमारे पास 80,000 हैं। अब ट्रांजेक्शन्स कैसे हुए, हमने यहाँ पर सेल करी है 2 लाख रुपए की, परचेज करी 1,70,000 रुपए की, एक्सपेंसेस हुए 20,000 के, क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 का, फिक्स्ड एसेट परचेज हमारी हुई 10,000 की, लोन रीपेमेंट्स हमने करे 7,000 के, और रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हमारे 2,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या क्या चीजें लायबिलिटी साइड जाएंगी वो देखते हैं सबसे पहले। तो लायबिलिटी में क्या क्या आएगा आपका, लायबिलिटी में यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे जो भी आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिसीवेबल्स जो हैं आपके, रिसीवेबल्स आपके लिए एसेट बन गए, लोन रीपेमेंट कर दी तो कैश भी कम हो गया, एसेट भी कम हो गए, लायबिलिटीज भी कम हो गई। फिक्स्ड एसेट खरीदा तो यहाँ पर आपका कैश कम हो गया, एसेट्स बढ़ गए। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपकी इन्वेंट्री होती है, तो यहाँ पर वो एसेट बन गया। एक्सपेंसेस आपके खर्चे हो गए, आपके लिए लायबिलिटीज जैसे हो गया। परचेसेस जो आपका स्टॉक था, आपकी जो इन्वेंट्री थी, सेल्स जो आपने कर यहाँ पर इनकम अर्न की है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक
माइनस यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक करोगे, परचेसेस देखोगे, एक्सपेंसेस देखोगे और इस तरीके से चीजों को निकाल लोगे। कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे कि भाई यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले जो बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया 61,000 का, इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस कितना था, नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, इसे आप निकाल लोगे, डेबिट क्रेडिट साइड में इक्वल रख दोगे। फिर यहाँ पर अपनी फाइनल बैलेंस शीट निकाल लेते हैं और ये बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, बैलेंसेस ऑफ डैश आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से बैलेंसेस आपके जाते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इनकम और एक्सपेंसेस के, ठीक है। Which one of the following accounts is used for providing dividend? डिविडेंड के लिए हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज कर रहे थे, है ना। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी एंट्रीज यहाँ पर आपकी होती हैं इन द लेजर, जो कि यहाँ पर किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बिना है। तो जब कोई डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस थे आपके, तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। Which one of the following is correct about methods of valuation of closing stock permitted by Ind AS? तो कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर आपके लिए होते हैं, एक होता है फीफो और एक होता है आपका वेटेड एवरेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट लेकर चलोगे या फिर आप फीफो लेकर चलते हो, तो इट परमिट्स यूज ऑफ फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म है जिसको एडवांस रेंट मिला था किसी टेनेंट से, किस मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। अब और यहाँ पर कब मिला है वो एडवांस, वो मिला है मार्च में। अब मार्च में मिला है, बुक्स हमारी जो है वो क्लोज हो जाएंगी मार्च में और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल गया। तो एडवांस यहाँ पर हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया। क्या बन गया एडवांस हमारे लिए, जब हमने रिसीव किया तो लायबिलिटी और हमने पे किया होता तो एसेट बन जाता। तो क्या एंट्रीज हमें पास करनी है, तो सबसे पहले तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट जो है इसको हम डेबिट कर देंगे और एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो रेंट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैश में आया एक तरीके से, तो हमारे पास इसे डेबिट कर दिया। और एडवांस आया जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है और ये हमारा क्या बन गया, ये अकाउंट है हमारा यहाँ पर क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज बन गई। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और साथ में सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा गाइज आप लोग जानते हैं हम आपके लिए अलग अलग ऑफर्स लाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का बेसिकली पूरा का पूरा इनिशिएटिव चल रहा है जो कि फ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जाओ टेलीग्राम पर, इस इनिशिएटिव का फायदा उठाओ। दूसरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आप के लिए आरबीआई की कुछ फ्री सीरीज लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर पीएफआरडीए और सेबी ग्रेड ए हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए अभी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज फ्री लेकर आए। इसके बाद में मैंने आज से कॉस्टिंग की सीरीज शुरू कर दी है और अगर टाइम परमिट करेगा तो कल से, अदरवाइज परसों से मैं आप लोगों के लिए मैनेजमेंट की सीरीज भी फ्री ला रही हूँ। अच्छा, अब आपको हमारे लिए क्या करना है वो सुनो। आपको सबसे पहले तो आरपीए एकेडमी एप्लीकेशन पर जाना है और इसे डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि जो भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, फ्री इनिशिएटिव्स लाते हैं, एटलीस्ट आप उनका फायदा उठा पाओ। दूसरा, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और जब मैं कोई पॉल्स करवाती हूँ जिसमें कि मुझे जानना होता है कि अब आपकी नीड क्या है, तो एटलीस्ट बता दिया करो, वरना कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।